वो वाला वीडियो चला दो। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। नस्ल धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सारा है फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की चेता प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यह, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित उत्प्रेरित उपक्रम बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का 16वां ज्ञान सुगंध से सराबोर पुष्प आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आभासी माध्यम से जुड़े सभी सहृदय श्रोता दर्शक मित्रों, सुधी विद्वज्जनों का गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से आदर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का सिंचन करते हुए लगातार निरंतर अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला पुष्प यानी 15वां श्रृंखला सामाजिक समरसता की भारतीय परंपरा विषय पर केंद्रित रहा। आज के प्रबोधन का विषय है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्र को योगदान। आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी की दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति आपका समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक विज्ञान श्रृंखला के आज के उद्बोधक हैं माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गंभीर अध्येता और उनके प्रामाणिक विद्वान के रूप में ख्याति लब्ध हैं। श्रद्धेय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी राज्यसभा के माननीय सदस्य और सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। ज्ञानशील एकता को चरितार्थ करने वाले दुनिया के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजस्थान एवं पश्चिमांचल क्षेत्र के संगठन मंत्री का दायित्व निभा चुके डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के माननीय अध्यक्ष हैं। दीनदयाल शोध संस्थान प्रबंध समिति के सदस्य आदरणीय शर्मा जी पूर्व में 10 वर्ष तक इसके सचिव दायित्वधारी रह चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में परास्नातक तथा वहीं से दीनदयाल उपाध्याय के कर्तृत्व एवं विचार पर आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष दीक्षित श्रद्धेय महेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक, जिला बौद्धिक प्रमुख, नगर कार्यवाह जैसे दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का गुरुतर दायित्व भी आप निभा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा आपको 2002 में नेहरू युवा केंद्र का उपाध्यक्ष तथा 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निवेश एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। दीनदयाल समग्र एवं अखंड भारत स्मारिका के संपादक श्रद्धेय महेश चंद्र शर्मा जी स्वदेशी जागरण मंच संचालन समिति के माननीय सदस्य हैं। ऐसे ऋषि पुरुष, राजनेता, शिक्षक, चिंतक, संपादक, विचारक डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय श्रद्धेय महेश चंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के समादरणीय कुलपति जी, बोधिसत्व बाबा साहब की स्मृति में ये ई ज्ञान श्रृंखला जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रारंभ की है, इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब का बोधिसत्व के रूप में परिचय ये अपने आप में बोधक है। भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यक्त करने वाला तत्व है बोधिसत्व। आज की हम चर्चा कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वे भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नायक। उनका योगदान या कंट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वे जिस राह पर चलते हैं और देश को चलाना चाहते हैं वह भारतीयता की राह है और इसलिए भारत में निगडित अभारतीयता उस पर वे निरंतर प्रहार करते हैं। उनका सार्वजनिक जीवन शुरू होता है जब वो एक स्नातकीय विद्यार्थी के नाते कानपुर के महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं 1937 में।
और 1940-41 से वहां से निकलते हैं। ये 37 और 40-41 का वर्णन इसलिए किया मैंने कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1937 में भारत में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की युति से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था और देश के विभाजन के नारे की राजनीतिक नींव पड़ी थी। मुस्लिम लीग मुखर हुई थी। खलकुजुमा जो नेता थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा था कि हम साथ राज नहीं कर सकते तो हम साथ रह भी नहीं सकते, और उसका प्रतिफलन हुआ था कि 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पास कर दिया था। ये घटनाचक्र घटित हो रहा था तब नौजवान दीनदयाल उपाध्याय स्नातकीय विद्यार्थी थे, और जब वो विद्यार्थी काल समाप्त कर बाहर आए तो भारत की अखंडता पर होने वाले इस प्रहार का विरोध करने की राजनीति के वो हिस्सा बने। और यह वही काल था जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और आप 1937 से 47 तक के दशक में जो अध्ययन करेंगे तो पाएंगे इस दशक में आजादी के आंदोलन में स्वातंत्र्य की बात कम है, और देश की सत्ता का कौन कितना भोग करेगा, कितना हिंदू भोगेगा, कितना मुसलमान भोगेगा, कितना दलित भोगेगा, कितना सवर्ण भोगेगा, कितने आदिवासी, कितनी रियासतें, कौन कितनी सत्ता भोगेगा, इसका द्वंद्व इस काल में चलता है। दीनदयाल उपाध्याय इस द्वंद्व मूलक राजनीति के हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं, और वो इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि भारत यह एक प्राचीन राष्ट्र है, भारत एक भू सांस्कृतिक इकाई है, उसको सांप्रदायिक, राजनीतिक और साम्राज्यवादी कारणों से विभक्त नहीं किया जा सकता। इस भारत को हमें पहचानना चाहिए, और इसलिए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते 1946 में पहली पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का शीर्षक है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इस पुस्तक का हेतु क्या है? इसका हेतु है कि दीनदयाल उपाध्याय यह रेखांकित करते हैं कि भू सांस्कृतिक भारत को राजनीतिक एकता की जरूरत कब पड़ी। हिमालय से कन्याकुमारी तक कोई केंद्रीकृत राज्य भारत में नहीं रहा, तो इसकी जरूरत तब पड़ी जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। प्रथम विदेशी यूनानी आक्रमण। इस यूनानी आक्रमण के खिलाफ आचार्य चाणक्य ने बिखरी राजनीतिक शक्ति वाले भारत को राजनीतिक रूप से एकात्म करने की कोशिश की। दीनदयाल उपाध्याय याद करवाते हैं, चाणक्य वह पुरुष है जो राजनीतिक रूप से भारत को जोड़ता है। भू सांस्कृतिक भारत को राजनीतिक रूप से तोड़ने की राजनीति, यह साम्राज्यवादी षड्यंत्र ही नहीं, यह भारत के आंदोलन करने वाले राजनेताओं की राष्ट्र की कल्पना के बारे में विभ्रम की स्थिति का भी परिचायक है। और 1947 में उनकी दूसरी पुस्तक आती है, वो है जगत गुरु शंकराचार्य। इससे वो स्थापना करते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक इकाई है, और इस
सांस्कृतिक इकाई की एकात्मता को व्यक्त करता है जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन। और इस काल में वो अनेक लेख लिखते हैं जिसमें भारत की राष्ट्रधारा का पुण्य प्रवाह, भारत की राष्ट्रीय चिति, और इस बात का बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पश्चिम की राजनीति का नेशन स्टेट ये भारत पर आरोपित हो रहा है और इसी कारण से भारत का विभाजन हो रहा है। भारत की अखंडता की हर हालत में रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारत का विभाजन रोका नहीं जा सका। महात्मा जी की बलवती इच्छा होने के बावजूद न रोका जा सका। महात्मा जी ने तो 15 अगस्त 1947 के उत्सव में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, किसका उत्सव, कैसा उत्सव, मेरा तो सब कुछ लुट गया, भारत बट गया। और इस बंटवारे में से जो राजनीति उत्पन्न हुई, और उस राजनीति के उत्पन्न होने में पहला राजनीतिक दल 1951 में स्थापित हुआ जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। यह दल वह दल था जो भारत की अखंडता का उपासक था, भारत के विभाजन का विरोधी था और भारत के विभाजन के एक हिस्से के रूप में आजाद भारत की सबसे पहली समस्या थी कश्मीर समस्या। कश्मीर की आबादी जो मुस्लिम बहुल थी, वहां के राजा हरि सिंह राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने भारत में विलय के हस्ताक्षर भी किए, पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। भारत के संविधान ने सांप्रदायिक पृथकतावाद को पोषित करने वाली धारा 370 का प्रणयन किया। भारत की बढ़ती हुई फौजों को रोका और हम यूएनओ में गए। और तब जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में आंदोलन करते गए और कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर का अलग विधान, कश्मीर का अलग निशान, कश्मीर का अलग प्रधान नहीं रहेगा। डॉक्टर मुखर्जी वहां गए और उनका बलिदान हो गया। इस विषय पर संपूर्ण देश में आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। उन्होंने रणनीति पूर्वक इस प्रकार योजना की कि कश्मीर की एकात्मता के लिए राजस्थान से, गुजरात से, आसाम से, बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, सारे देश से सत्याग्रही कश्मीर में गए। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किया गया कश्मीर आंदोलन, उसका यह परिणाम हुआ कि शेख अब्दुल्ला को बंदी बनाया गया और संसद में खड़े होकर के जवाहरलाल जी को यह कहना पड़ा कि धारा 370 अपने आप घिसते घिसते घिस जाएगी। कितने भी विवादों के बावजूद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहा, भारत की राजनीति का जीवंत विषय बना रहा। इसका श्रेय डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किए गए कश्मीर आंदोलन को है। देश में बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये कश्मीर आंदोलन क्या था, ये प्रजा परिषद क्या थी, क्योंकि दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो इतिहास लिखा गया वो दलवादी आग्रहों से मुक्त नहीं रहा और इसलिए देश के लोगों को नहीं मालूम
कि कश्मीर आंदोलन क्या है। ये नहीं मालूम कि इस आंदोलन में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का बलिदान हुआ, देश भर के कितने सत्याग्रही गए और जेलों में गए। लेकिन उसका यह परिणाम अवश्य हुआ कि कश्मीर की पृथकता का मुद्दा यह जीवंत मुद्दा रहा। और आज तो हम कह सकते हैं हम 2020 में बैठे हैं, एक साल पूर्व ही जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय हुआ। यह आंदोलन जो धारा 370 की समाप्ति के साथ 2019 में पूर्ण हुआ, इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ करने वाला महापुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। देश की अखंडता ये दीनदयाल उपाध्याय की राजनीति का पहला सरोकार था, द फर्स्ट कंसर्न। और इसलिए अंग्रेज चले गए, हम आजाद हो गए, आजाद हो गए, हमको राज मिल गया, तो हम राज करने में व्यस्त हो गए। दीनदयाल जी ने देश से कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन यूरोपीय साम्राज्यवादियों की 2 जातियां अभी भारत की धरती पर बैठी हुई है। गोवा में पुर्तगीज बैठे हैं, पांडिचेरी में फ्रेंच बैठे हुए हैं। इन्हें भारत के द्वारा आजाद किया जाना चाहिए, ये भारत के हिस्सा हैं। वस्तुतः यह ऐसा मुद्दा था कि इसके लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन संयोग था कि उस वक्त जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे, उनके मन में था इंडिया मीन्स ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है वो तो इंडिया है, और जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं है वो इंडिया नहीं। और गोवा चूंकि ब्रिटिश इंडिया नहीं है इसलिए इंडिया नहीं है, पांडिचेरी चूंकि ब्रिटिश इंडिया नहीं है इसलिए इंडिया नहीं है। तो उस वक्त के 2 राजनेता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया। और जिस तरह से दीनदयाल जी ने कश्मीर आंदोलन किया, वैसे ही संपूर्ण देश के सत्याग्रही जुटाकर जगन्नाथराव जोशी के नेतृत्व में 100 सत्याग्रहियों को पुर्तगालियों की शासन में गोवा में भेज दिया। वो गोवा चले गए, अनेक लोगों का बलिदान हुआ, देश भर में आंदोलन हुआ। परिणामतः है भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और गोवा मुक्त हुआ। गोवा मुक्ति के इस आंदोलन को देखकर पांडिचेरी में अरविंद आश्रम था, तो महर्षि अरविंद ने आग्रह किया कि यहां राजनीतिक आंदोलन की जरूरत नहीं है, मैं प्रयत्न करता हूं कि फ्रेंच यहां से चले जाए। उन्होंने प्रयत्न किया और परिणामतः पांडिचेरी से फ्रेंच चले गए और भारत की धरती से पुर्तगीज और फ्रांस की कॉलोनियां खत्म हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में। देश की अखंडता के लिए एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, जिसको लोग कम जानते हैं, वो है बेरूबाड़ी आंदोलन। बेरूबाड़ी बंगाल का छोटा सा गांव, वह गांव विभाजन के समय भारत का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ वार्ता समझौता करते हुए तत्कालीन सरकार ने बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दे दिया। छोटा सा था, शायद कोई जानता भी नहीं, पता भी ना लगता, पर जो ही पता लगा दीनदयाल उपाध्याय को, तो जैसे उन्होंने कहा कश्मीर कश्मीरियों का नहीं संपूर्ण भारत का मुद्दा है, वैसे ही बेरूबाड़ी बंगाल का नहीं सारे भारत का मुद्दा है। और इसलिए उन्होंने वैसा ही आंदोलन किया कि बिल्कुल तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, सब जगह ना देबो बेरूबाड़ी ना देबो आंदोलन किया। ये पूरी घटना मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन
किस तरह से इसी के कारण से राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेनी पड़ी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को यह हक नहीं है कि भारत की भूमि किसी को दे दे। लेकिन दुर्भाग्य से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया गया भारत के संविधान में संशोधन करके। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत की अखंडता के लिए सदैव आंदोलन करते रहे और जब वो राजनीति में आए तो उनकी पहली पुस्तक आई। उस पुस्तक का शीर्षक है अखंड भारत क्यों। भारत भू सांस्कृतिक इकाई के रूप में अखंड है। राजनीतिक और मजहबी कारणों से इसका बंटवारा कृत्रिम और गलत है और इसलिए इसका विरोध वो हमेशा करते रहे। अखंड भारत की राजनीति करते रहे। नारा लगता रहा कौन करेगा देश अखंड, भारतीय जनसंघ। और उस वक्त के दो बड़े नेता का नाम पहले मैंने लिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1964 में इन दोनों नेताओं ने भारत पाक महासंघ का प्रस्ताव एक साथ पारित किया। दोनों ने संयुक्त वक्तव्य दिया। शायद भारत की राजनीति में ये दो महापुरुष अंतिम हैं जो विभाजन के खिलाफ और देश की अखंडता के लिए काम करते रहे। दीनदयाल उपाध्याय भारत की राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे। 1964 में राजस्थान के संघ शिक्षा वर्ग में वे आए थे और उन्होंने अपने बौद्धिक वर्ग में कहा स्वयंसेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसे कि मैं हूं। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये दीनदयाल जी क्या कह रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के महामंत्री हैं और कहते हैं कि अलिप्त रहना चाहिए। तो सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने जवाब दिया मैं राजनीति में राजनीति के लिए नहीं हूं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूं। भारत की राजनीति में भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट करे यह काम करने के लिए मैं आया। और इसलिए उन्होंने, वो स्वयं तो संविधान सभा में नहीं थे लेकिन संविधान सभा की बहस के साथ ही वो लेखन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये संविधान संघात्मक संविधान हमारी मौलिक भूल है। जहां दुनिया में थियोक्रेसी होती है वहां सेकुलरिज्म रेलेवेंट होता है, पर भारत में न थियोक्रेसी है न थियोक्रेसी थी, या सेकुलरिज्म इररिलेवेंट है। भारतीय एक समाज है, एक जन है, इसको मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना और वह भी संविधान में। दीनदयाल उपाध्याय इन बातों के उग्र विरोधी थे और इसका आग्रह करते थे कि भारत का संविधान क्रमशः विकसित होना चाहिए और उसमें भारतीयता परिलक्षित होनी चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों को किसी जटिल संविधान से नहीं बांध देना चाहिए। यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर ठीक से अध्ययन होने की आवश्यकता है। यह सब कहने करने के लिए एक ऑर्गन की जरूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टी एज ऑर्गन। भारत के लोकतंत्र के सामने एक चुनौती थी कि जो लोकतंत्र पश्चिम से हमने स्वीकार किया है उस लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में संतुलन की आवश्यकता होती है। भारत की स्थिति ऐसी हुई कि जिन लोगों के चेहरे पर आजादी के आंदोलन का आभा वलय था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र बाबू, राजा जी, गोविंद वल्लभ पंत, ये सारे के सारे जाकर सत्ता पक्ष में बैठ गए। इनके खिलाफ विपक्ष कौन खड़ा करे? और आजादी यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए अभी अभी इन लोगों ने देश का बंटवारा स्वीकार किया था और कांग्रेस के खिलाफ सत्ता
विरोधी दल के रूप में जो लोग आग्रही कर रहे थे वे बहुराष्ट्रवादी वामपंथी थे। उसके तब के आइडियोलॉग थे श्री गंगाधर अधिकारी। उन्होंने कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत तो एक बहुराष्ट्रीय देश है, इसलिए भारत के 17 टुकड़े होने चाहिए, 17 टुकड़े होने चाहिए। ऐसे वामपंथी विपक्ष में बैठे थे। तो भारत के लोकतंत्र के सामने एक चुनौती थी कि एक सशक्त और देशभक्त विपक्ष संसद में खड़ा किया जाए। 1952 में जनसंघ के केवल 3 सांसद थे। रामराज्य परिषद और कुछ और लोगों को जोड़कर डॉक्टर मुखर्जी ने 38 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के प्रयत्नों से 1952, 1957, 1962, 1967 इन 4 चुनावों में उन्होंने भारत की संसद में एक ताकतवर विपक्ष खड़ा कर दिया। और जब 1967 में चुनाव हुए तो भारतीय जनसंघ कांग्रेस के बाद नंबर 2 की पार्टी था और जनसंघ एकमात्र दल था जो दल सदैव आगे ही बढ़ा, कभी पीछे नहीं हटा। 1952 में कांग्रेस जहां थी पीछे हटी, 1952 में कम्युनिस्ट जहां थे पीछे हटे, 1952 में सोशलिस्ट जहां थे पीछे हटे। बीच स्वतंत्र पार्टी आई और खत्म भी हो गई, रामराज्य परिषद आई और खत्म भी हो गई। भारतीय जनसंघ यह नंबर 2 की पार्टी बनी और दीनदयाल उपाध्याय ने स्वयं वो सांसद नहीं थे पर देश को एक विपक्ष, सबल विपक्ष, विकल्प की क्षमता वाला विपक्ष उन्होंने दिया। यह खाली चुनावी करिश्मा नहीं है। आजादी के बाद जितने दल पैदा हुए उनमें जनसंघ अकेला है जो आज बीजेपी के रूप में है, जिसमें आज तक कभी विभाजन नहीं हुआ। बाकी सब पार्टियां विभक्त हुई, कांग्रेस विभक्त हुई, कम्युनिस्ट विभक्त हुए, सोशलिस्ट विभक्त हुए, प्रकार प्रकार की जनता पार्टियां बनी। जनसंघ और बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो विभक्त नहीं हुई, टूटी नहीं। इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं और ये 2 कारण दीनदयाल उपाध्याय का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति को। एक कारण है कि उन्होंने दल को विचारधारा का अधिष्ठान दिया। जब दल का कैडर विचारधाराओं से बंधा होता है तब वह व्यक्तियों के पीछे नहीं जाता, तब वह नेताओं के पीछे नहीं जाता, तब वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, वह विचारनिष्ठ बनता है। और उसके लिए जरूरी है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक सारे देश में आपका कैडर खड़ा हो और कैडर ऐसा खड़ा हो कि किसी नेता का दिमाग भी खराब हो जाए तो कैडर उसके पीछे न जाए। जनसंघ में ऐसा हुआ। इस पार्टी के अध्यक्ष भी पार्टी छोड़ चले गए तो उनके पीछे कोई नहीं गए। तो विचारधारा की निष्ठा वाला कार्यकर्ता समूह और अखिल भारतीय स्वरूप तो देश को सबल विपक्ष, अखिल भारतीय दल और विचारधारा का अधिष्ठान, ये तीनों बातें दीनदयाल उपाध्याय ने दी। और इसलिए किसी विचारधारा विशेष की बात नहीं है। जिस भी किसी दल को अखिल भारतीय बनना हो उनको ये 3 काम करने होंगे। जो ये 3 काम नहीं कर सकते वो कितनी भी ताकत लगा ले वो अखिल भारतीय नहीं बन सकते। और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ खड़ा करके यह संदेश दिया। राजनीति में आंदोलन, राजनीति में चुनाव इतने मात्र की राजनीति नहीं होती।
दीनदयाल उपाध्याय को ये जो राजनीति का वेस्टर्न मॉडल है, राजनीति का पाश्चात्य मॉडल है, इस पाश्चात्य मॉडल के विपरीत भिन्न भारत का विचार, भारत का तत्व यह राजनीति में लाना था। इसलिए उन्होंने भारतीयकरण की बात की, अर्थायाम की बात की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की। आज जो हम पश्चिमी राष्ट्र राज्य से संपूर्ण संसार आक्रांत है, मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, संसार आक्रांत है। राष्ट्र राज्य एक अमानवीय व्यवस्था है। पश्चिम ने जो एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र संज्ञा थी उसको राज्य से जोड़ दिया। राष्ट्र राज्य पर आकर पश्चिम की राष्ट्र की बहस या विमर्श ही समाप्त हो गई। उन्होंने यूएनओ नाम की संस्था खड़ी कर दी और अब उसके पास कोई राष्ट्र राज्य की परिभाषा नहीं है। तो दुनिया में एक एक शहर के राष्ट्र हैं और भारत चीन जैसे बड़े बड़े राष्ट्र हैं और पश्चिम एशिया के एक रियासत राष्ट्र है। मानवता विभक्त है। इससे वसुधैव कुटुंबकम को पुष्ट करने वाली सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, इसका विचार दीनदयाल उपाध्याय ने रखा। इसलिए उन्होंने कहा पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन स्टेट नहीं, जियो कल्चरल नेशनलिटी, इसकी आवश्यकता है। एक पूरा विषय है। उन्होंने भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार दिया। संपूर्ण मानवता जिन विचारों से आक्रांत है, आजादी के बाद हमारे देश में भी चर्चा काफी हुई कि अब देश आजाद हो गया, हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो कौन सा रास्ता चुनना है? एक प्रकार से हमारी आजादी तो पाश्चात्य व्यवस्था का कंटिन्यूएशन थी और इसलिए कहा कि रास्ता चुनना है तो रास्ते तो दो ही है। एक रास्ता है पूंजीवाद का, दूसरा रास्ता है समाजवाद का। या तो हम पूंजीवादी बने या हम समाजवादी बने, और इसकी पूरी बहस है। दीनदयाल जी ने कहा नहीं, हमको न पूंजीवादी बनना है न समाजवादी बनना है। ये पूंजीवादी और समाजवादी का रास्ता खोजने वाले यूरोप के लोग तो 300 साल में पैदा हुए हैं। हम तो इस धरती पर हजारों साल से, कम से कम 5000 साल से तो उपस्थित है, एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। तो हमारा राष्ट्र इतने लंबे काल तक क्यों चलता रहा, हमको जानना चाहिए। हमारा राष्ट्र विश्व गुरु क्यों कहलाया, हमको जानना चाहिए। हमारा राष्ट्र सोलशिले क्यों कहलाया, हमको जानना चाहिए। और हमें क्या कमी रही कि हमारा राष्ट्र 1000 साल तक युद्ध करता रहा, लड़ता रहा। तो 1000 साल तक हम युद्ध लड़ते रहे, हमारी ताकत है। और 1000 साल तक युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, यह हमारी कमजोरी है। और दीनदयाल उपाध्याय इन दोनों के अध्ययन की अपेक्षा करते थे। और उन्होंने कहा कि पश्चिम ने एक बहस करके हमें व्यक्तिवाद और समाजवाद के संघर्ष के साथ खड़ा किया है। हमें समझना चाहिए कि क्या संघर्ष और स्पर्धा में से सुख और शांति आ सकती है? क्या संघर्ष और स्पर्धा में से सौख्य आ सकता है? और ये दोनों ही विचार ये एक दूसरे की लूट पर निर्भर है। और इसलिए हमें मानव को पहचानना चाहिए। मानव को व्यक्ति और समाज में नहीं बांट देना चाहिए। पश्चिम ने व्यक्तिवाद और समाजवाद के रूप में मानव को व्यक्ति और समाज में बांट दिया। मानव को समाज और प्रकृति में बांट दिया। मानव को रिलीजन और साइंस में बांट दिया। दीनदयाल जी ने कहा मानव एक वह इकाई है
मानव वह इकाई है जिसको बांटा नहीं जा सकता। मानव वह इकाई है जिसको बांटा नहीं जा सकता। बंटवारा किस बात का हो रहा है, कौन बांट रहा है? तो आइडियोलॉजिकली मानव को वे बांट रहे हैं जो कहते हैं मानव केवल व्यक्ति है। मानव को वे बांट रहे हैं जो कहते हैं मानव केवल समाज है। मानव को वे बांट रहे हैं जो कहते हैं मानव को प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। और मानव को वे बांट रहे हैं जो कहते हैं कि भौतिकता और आध्यात्मिकता अलग अलग होती है। भौतिक यानी सेकुलर और आध्यात्मिक यानी थियोक्रेट। दीनदयाल जी ने कहा यह गलत। मानव एकात्म है। उनका व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भारत ही नहीं विश्व भर को बताना है कि व्यक्ति और समाज को लड़ाइए मत, समाज और प्रकृति को लड़ाइए मत, प्रकृति और परमात्मा को लड़ाइए मत। इनकी एकात्मता का साक्षात्कार कीजिए। इनकी एकात्मता का साक्षात्कार करेंगे तो हमें जो प्राप्त करना है वह लक्ष्य हमारे पूर्व बताकर गए हैं। और वो लक्ष्य है चतुर पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें धर्म की प्राप्ति करनी है। धर्म के आधार पर अर्थ की प्राप्ति करनी है। अर्थ के आधार पर कामनाओं का शमन करना है। कामनाओं का शमन करके हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। और उन्होंने इन सब का विशद वर्णन करते हुए एकात्म मानव दर्शन या एकात्म मानववाद का विचार भारत की राजनीति को दिया। मैं समझता हूं कि समय की सीमा में मुझे अपनी बात को यहीं विराम देना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो देश को योगदान दिया है, देन दी है, उसमें सबसे पहली है भारत की अखंडता के लिए संघर्ष। दूसरी है भारत के लोकतंत्र को विपक्ष और सबल अखिल भारतीय दल। और तीसरी है एक बड़ा वैचारिक अधिष्ठान। और ये बातें केवल शब्दों में न करना, इनको व्यवहार में करके दिखाना। एक विचारक, एक राजनेता, एक संघर्षशील दार्शनिक, इस नाते से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारत की राजनीति और भारतीयता को योगदान है। मैंने बातें संक्षेप में और संकेत में कही। इन सब बातों को विशद करके हम लोग अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज कोई बीजेपी का राज है इसलिए दीनदयाल जी महान नहीं है। दीनदयाल जी की महानता उनके कर्तृत्व और उनके विचारों में है। आने वाली पीढ़ियों को वह जानना चाहिए, तभी भारत पुनः वैसा बनेगा जैसा कभी दुनिया को भारत विश्व गुरु लगता था। जैसा कभी कोलंबस ने सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है। जैसा मोहम्मद साहब को अरब में लगा था कि हिंद की ओर से जो ठंडी हवाएं आती है। जैसा दलाई लामा को लगता है कि भारत हमारा गुरु है। ऐसा समृद्ध भारत, ऐसा पर्व वैभव संपन्न भारत, ऐसा शक्तिशाली भारत, दुनिया को तोड़ने वाला नहीं दुनिया को जोड़ने वाला भारत, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने वाला भारत, साम्राज्यवाद और नेशन स्टेट की कृत्रिम दीवारों को तोड़ने वाला भारत तब बनेगा जो हम दीनदयाल को जानेंगे और समझेंगे। आप सबने मुझे अवसर दिया बात करने का, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी का और आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई सवाल पूछेंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी बात समाप्त। धन्यवाद सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गंभीर अध्येता
और प्रामाणिक विद्वान डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान, उनके अवदान, राष्ट्र को उनके अवदान के बारे में सुनना सच में एक अनुभव से गुजरने जैसा रहा है। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को साधुवाद। अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म व दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, और यदि कोई प्रश्न आपको दिख रहा हो और उचित समझें तो उसका समाधान भी देने की कृपा करें। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी। महेश जी भाई साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। दीनदयाल जी के जीवन चरित्र, उनके कर्तृत्व, उनके दर्शन और मनुष्य निर्माण के लिए उनके द्वारा किए गए यत्न, इनके बारे में श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी से सुनना अपने आप में लौकिक अनुभव से गुजरना होता है। जब इनसे सुनते हैं तो यह अनुभव होता कि वास्तव में दीनदयाल जी कैसे रहे होंगे। स्वयं राजनीति में कमल के पत्ते की तरह राजनीति के, राजनय के पंख से असंपृक्त लेकिन निष्क्रिय नहीं, अपितु सर्वथा सक्रिय और पंख विहीन जल राजनीति का हो, इसके लिए यत्न करने वाले एक विचारक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता इस रूप में उनकी स्मृति भारत की राजनीति में वैचारिक दृष्टि से उनका विरोधी मानने वाले लोगों के बीच भी है, आज भी है। भारत के स्वतंत्र भारत के 70 वर्षों के इतिहास में इस प्रकार का व्यक्तित्व, जिसके जीवन पर, राजनैतिक यात्रा पर, सामाजिक जीवन पर कभी प्रश्न न खड़ा हुआ हो, इस प्रकार का भारत मां का एक श्रेष्ठ बेटा, यह ही समझा जा सकता है कैसा होता है श्रेष्ठ बेटा भारत का। भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, परम वैभव के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान करे, इस मूल सिद्धांत पर आधारित एक राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति, इन सबका समग्रता पूर्वक, सब में पारस्परिकता, पूरकता देखते हुए, एकात्म भाव देखते हुए, केवल व्यष्टि से समष्टि तक चेतन में ही एकात्मता नहीं है, परंतु विचारों में भी एकात्मता का दिग्दर्शन करते हुए सर्वत्र चैतन्य चिति का प्रकाश देखते हुए भारत को अनुपम राजनैतिक दर्शन, जो जिसे कह सकते हैं कि वह अंतिम समन्वय है राजनीति में प्रतिरोधी दृष्टि से सोचने का, द लास्ट रिकंसिलेशन, एकात्म दर्शन के रूप में, एकात्म मानव के रूप में आज भारत में चर्चित है। जैसा कि महेश जी भाई साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और देश के अधिकांश भाग में है, इसलिए दीनदयाल जी महत्वपूर्ण नहीं है। दीनदयाल जी कि उनके निधन के बाद की संसद ने उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जो दोनों ही सदनों का कभी सदस्य नहीं रहा, और उन दोनों ही सदनों का सदस्य न रहते हुए उस संसद में राजनीति के क्षेत्र में
समाज जीवन में एक प्रामाणिक व्यक्ति, एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में सभी राजनैतिक दलों के लोगों ने उनकी स्मृतियों का अभिकथन किया था। तो यह आज हो गया ऐसा नहीं है, वह उनके जीवन काल में ही था। योगदान का जहां तक प्रश्न है, उसकी चर्चा बहुत लंबी की है उन्होंने। मैं तो आज के संदर्भों में, यह चूंकि कल विनोबा की जयंती है, 125 वर्ष पूरे होंगे, यह वर्ष गांधी के 150वें वर्ष का भी है, तो गांधी और विनोबा की जो परंपरा राजनीति, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय पुनर्रचना के लिए जो धारा दिखाई देती है, जिसको हम सर्वोदय के रूप में समझते हैं, वह सर्वोदय एक यूटोपिया हो जाता, एक ऐसा सर्वोत्तम विचार हो जाता जिसके बारे में सोचा जा सकता है लेकिन धरती पर उतारा नहीं जा सकता है। उस सर्वोदय की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए अंत्योदय की अवधारणा से, अंत्योदय के माध्यम से ही सर्वोदय होगा, इस विचार को प्रस्तुत करने वाले एक ऋषि कल्प व्यक्तित्व के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी को देखा जा सकता है। अर्थात भारत की सनातन राज ऋषियों की जो परंपरा है, जो राजनीति को दिशा तो देते हैं कि लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करते, राजनय की निर्मिति तो करते हैं, जो राजसत्ताओं का गठन तो करते हैं, लेकिन गठन करने मात्र से संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसके लिए नीति, नियत और निष्ठा से संपन्न राजसत्ता में अभिषिक्त होने वाले कार्यकर्ता भी बन सके, इसके लिए यत्न करते हैं। यह दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में सर्वत्र दिखता है। भारतीय जनसंघ के महामंत्री और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों से बहुत स्पष्टता से इसको देखा जा सकता है। सिर्फ राजनीति में अपने ही किसी प्रकार के कलंक से मुक्त है तो इसमें भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, अपितु एक ऐसे ढेरों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला खड़ा करना, राजनीति में इस प्रकार के लोगों की श्रृंखला को खड़ा करना जिनको राजनय के प्रवाह में, भारत में विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों के भी प्रवाह में, राजनैतिक आंदोलनों के प्रवाह में शीर्ष स्थितियों के को प्राप्त करने के बाद भी बेदाग रहना, प्रामाणिक रहना, ये आता था और उनके द्वारा निर्मित उन सभी व्यक्तियों ने इसमें दिखाया। शायद राजऋषि की सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी यही है। राजर्षि इसलिए वह प्लेटो का स्कॉलर स्टेट्समैन नहीं है, वो दार्शनिक राजा नहीं है, अपितु एक राशि है जो राज्य सत्ता और राज्य दीप्तव, इस अर्थ में राष्ट्र के दीप्तिमान होने के लिए राजनय को भी, पॉलिटी को भी एक साधन मात्र मानता है। सत्ता साध्य नहीं है, शक्ति प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो है कि मनुष्य मात्र में, व्यष्टि से समष्टि तक समाज की विविध रचनाओं में, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, जनपद में, राष्ट्र में, सर्वत्र सद्गुणों का विकास हो, सद्गुणों की प्रकाशना, इस यत्न की राजनीति के प्रस्तोता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी दिखाई देते हैं। मैंने फिर कहा था कि यह होगा एकमात्र तरीका, उन्होंने बताया था श्रेष्ठ भारत की निर्मित का तरीका, अंतिम आदमी उठेगा, अंतिम आदमी का उदय होगा और उसके उदय के साथ, उसको साथ लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तब सबके उदय की अवधारणा है।
न तो ये अंतिम आदमी मात्र को शीर्ष पर पहुंचाना है, न शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को हाथ बढ़ा करके नीचे वाले को ऊपर ले आना, अपितु साथ साथ चलना है। एक सह संपत है, एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ एक दिशा में एक लक्ष्य होकर के, एक मन एक प्राण एक जन होकर के यह राष्ट्र समस्त प्रकार की बाहरी विविधताओं को सुपर इम्पोजिशन, अविद्या सिद्ध करते हुए, मिथ्या सिद्ध करते हुए, अपनी एकता की शक्ति से, एकत्व की शक्ति से श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, वैभवशाली भारत कैसे निर्मित कर सकता है, इसकी गीता है एक आत्ममानव दर्शन। इस प्रकार के गीता के संगायक के रूप में उनका योगदान भारतीय कृतज्ञ भारतीयों को हमेशा याद रहेगा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी महत्वपूर्ण बनते हैं। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की राजर्षि परंपरा जो गांधी, विनोबा और दीनदयाल के रूप में पढ़ती है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन, ये जो सैड कॉन्सेप्शन है, यानी सिगमंड फ्रायड, एडम स्मिथ और डार्विन की युति के साथ बनने वाला सैड सिविलाइजेशन है। इस सैड सिविलाइजेशन को आनंद से परिपूरित सभ्यता के रूप में, सांस्कृतिक दृष्टि के रूप में कैसे निर्मित किया जाए, इसके लिए राजनीति में भी चिन्मयता के दर्शन का जो प्रतिपादन है, सब में एक ही चेतना के अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मुझे लगता है कि पोस्ट कोरोना तो पूरी दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैड सिविलाइजेशन ने दुनिया को संत्रास के, कुंठा के, अस्तित्व के, संकट के और अविश्वास के, अहंकार के, टकराव के जिस स्थान पर आज पहुंचा दिया है, उससे पीछे लौटना ही होगा। और ये पीछे लौटना दूसरी सीढ़ी, निचली सीढ़ी पर जाना नहीं है, अपनी संपूर्ण का निषेध करके हजारों हजार वर्ष से मनुष्य के लिए सभ्यता की जो दृष्टि स्वीकृत रही है, जिसको गांधी, विनोबा और दीनदयाल, ये तीनों स्वतंत्र भारत तक, भारत की आजादी के आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत तक आजीवन भारत की दृष्टि के रूप में प्रतिपादित करते रहे। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वावलंबन, सुचिता, सत्याग्रह, लेकिन संवेदना के साथ, समता की दृष्टि और ममता के भाव के साथ। यह संवेदना युक्त समता दृष्टि, जिसमें ममता का प्लावन भी हो, यही अंत्योदय के उदय के साथ सर्वोदय का रास्ता हो सकता है। आज भारत को भी और दुनिया को भी सर्वोदय की इसी अवधारणा की आवश्यकता है। भारतीय टकराहटों की बात छोड़ दें, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से लालच और अहंकार की राष्ट्रीय टकराहटें चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय टकराहटें चल रही हैं, उनसे भी मुक्ति का उपक्रम दीनदयाल जी के द्वारा प्रतिपादित राजनीति का सिद्धांत, जो व्यष्टि से परमेष्टि तक सर्वत्र एक प्रकार से प्रयोज्य है, उसको लागू किया जा सकता है। उसको लागू करने के सुपरिणाम भी दिखाई दे रहे हैं और दुनिया को उसकी आवश्यकता भी है। इसको इस योगदान के रूप में देखने के लिए आज हम लोग को पाथेय प्राप्त हुआ है। आज की संक्षिप्त चर्चा आगे आदरणीय महेश जी जरूर इसको और बढ़ाएंगे और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, सबको दीनदयाल जी के बारे में चर्चा करना वास्तव में भारत की संत परंपरा के बारे में चर्चा करना है। दीनदयाल जी के बारे में चर्चा करना यानी संत कीनाराम के बारे में चर्चा करना है, संत राम सिंह के बारे में चर्चा करना है, गांधी के बारे में चर्चा करना है, विवेकानंद के बारे में चर्चा करना है, मालवीय के बारे में चर्चा करना है और समकालीन रूप से विचार किया जाए
डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी चर्चा करना है। एक सवाल आया था अलीगढ़ की एक बैठक में, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने साफ कहा था भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने से भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में तो कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा रहता है, कृपया स्पष्ट करें। मुझे लगता है कि भाई साहब को इसके लिए कष्ट देने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने से क्या हो गया? आजकल लोग कहते हैं बड़ा अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, समस्याएं बढ़ गई हैं। अभी भारत में धर्म सदाचरण है, भारत में धर्म ईमानदार होना है, कर्तव्यनिष्ठ होना है, सच्चरित्र होना है। अब इससे निरपेक्ष हो गए तो बढ़ेगा क्या? जब धर्म से निरपेक्ष हो तो अधर्म की वृद्धि होगी। भ्रष्टाचारी होना अधार्मिक होना है, चरित्रहीन होना अधर्म होना है, दुराचारी होना अधार्मिक होना है। इसलिए जब दीनदयाल जी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना वो संविधान वाली धर्मनिरपेक्षता नहीं है, क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता 1976 में आई है। दीनदयाल जी जब धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो 1970 से हिंसा, हत्या, जबरदस्ती के आधार पर यांत्रिक समता का एक झूठा बुलावा जो पूरी दुनिया को दिया गया था, जिसमें धर्म को अफीम कह करके धार्मिक जीवन से लोगों को विमुख किया गया था। दुनिया के इतिहास में धर्म मनुष्य को नैतिकता के रास्ते पर, मूल्य के रास्ते पर चलाने का सबल माध्यम रहा है। और भारत में तो धर्म की विशिष्ट स्थिति रही है, वह यूरोप के रिलीजन के समानांतर नहीं रहा। तो कोई पंथ निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन मनुष्य है तो धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्ष तो कोई वस्तु नहीं हो सकती। पानी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, उसको तो शीतल होना पानी का धर्म है। शीतलता का त्याग करना और लोगों को जलाने लगना, जल भी आग की तरह जलाने लगे तो धर्म निरपेक्ष हो गई। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के उस तात्पर्य को समझना पड़ेगा। इस संदर्भ में एक और प्रश्न आ गया भाई साहब, मैं आपको इसके लिए अनुरोध करूं या ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अंकिता पटेल का प्रश्न है कि एकात्म मानव अंत्योदय जैसे विचार वाद की श्रेणी में नहीं आते, क्या यह दर्शन हमारी ऋषि परंपरा से जुड़ता है? कृपया स्पष्ट करें। ऐसा है कि वस्तुतः इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वाद यह पाश्चात्य परंपरा है जिसमें उसमें प्रवाह नहीं है, वह स्थिर और ठहरा हुआ पानी है। जबकि दर्शन आप देखते चले जाते हैं, उसमें प्रवाह है। तो भारत की परंपरा दर्शन की परंपरा है, इसलिए हम उसको एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। और चूंकि वह वादों के प्रसंग में कहा गया था, इसलिए एकात्म मानववाद कहते हैं। व्यक्तिवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के संदर्भ में आने के कारण से दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद कहा। लेकिन आजकल जैसे दीनदयाल शोध संस्थान है तो वहाँ एकात्म मानव दर्शन कहा जाता है। मैं इस प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ, वो एकात्म मानव दर्शन कहा जाता है। इसलिए दर्शन परंपरा भारतीय परंपरा है और वाद परंपरा पाश्चात्य परंपरा है। इन दोनों का संदर्भ इस विचार में आता है, इसलिए दोनों के नाम लिए जाते हैं। चलिए, समय हो गया। मुझे लगता है इस फिर वही प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसका उत्तर तो हो गया है, हो चुका जी। और इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं। हाँ, और समय भी पूरा हो गया है, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए दे रहा हूँ, विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हूँ, भाई साहब आपके नगर में हूँ।
तो व्यक्ति पर मैं आभारी हूं कि आप व्यस्तता को ही मैं जानता हूं, तथापि आपने इस विश्वविद्यालय के लिए यह समय निकाला। बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला भारत की भारतीय परंपरा में आवश्यक परिष्कार पूर्वक ज्ञान के नवोन्मेष, नित्यता पर आधारित नवोन्मेष की जो भारतीय परंपरा है उसी को आप सबके माध्यम से विस्तारित करने की कोशिश कर रही है। आज भी इसमें थोड़ा विस्तार प्राप्त हुआ है, थोड़ा उपबृंहित हुआ है। वैसे ही जैसे वेद पुराणों से उपबृंहित होते हैं, वैसे दीनदयाल जी का दर्शन आपके इस व्याख्यान से हम लोगों के लिए थोड़ा उपबृंहित हुआ है, थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ में आया है। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अनिल जी से अनुरोध करता हूं कि औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम की समाप्ति की सूचना। कोटि कोटि आभार। सच में राजनीति में संस्कृति, खासकर भारतीय राजनीति में संस्कृति के राजदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके अवदान के बारे में श्रद्धेय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से सुनना, क्योंकि इसमें किसी स्पष्टीकरण या अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा इस समय और पिछले लंबे समय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सबसे बड़े अध्येता के रूप में, विद्वान के रूप में देश में प्रतिष्ठित हैं। आपका जो काम है, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मार्ग है। उस आपने समय निकाल करके हमारे आग्रह को, हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया और इस आभासी माध्यम से जुड़ करके हमारे इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो एक बृहद परिवार है, जो आभासी माध्यम से लगातार बड़ा होता जा रहा है, इस बृहद परिवार को आपने संबोधित किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र के अवदान के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में और उनका जो योगदान देश के एकीकरण के लिए रहा है, राष्ट्र के एकीकरण के लिए रहा है, उस पर आपने जो प्रकाश डाला, उसके लिए मैं सच में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने समय निकाला, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम पिछले काफी दिनों से प्रयासरत थे, चाह रहे थे कि आपको, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर सुनने के लिए आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने से हमें नहीं मिल रहा था। आपने समय निकाल करके इस आभासी पटल पर हमारे श्रोताओं, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में वैसे तो राष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अवदान से पूरी तरह से परिचित है। आप उसको और सघन करने का आपने काम किया, उस परिचय को और अधिक बढ़ाने का आपने काम किया। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जो इस श्रृंखला के एक अंग हैं, लेकिन इस श्रृंखला के प्रति बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला स्वाभाविक है आपकी परिकल्पना का सुपरिणाम है, और इस श्रृंखला के प्रति जो आपका स्नेह है वो इसी से स्पष्ट होता है कि आप इस समय विशेष काम से विश्वविद्यालय मुख्यालय से बाहर हैं। बावजूद इसके आपने समय निकाला और पूरा समय, मैं तो बल्कि संकोच के मारे चाह रहा था कि आप कभी भी जुड़ जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आप श्रृंखला की शुरुआत में ही जुड़ करके और अंत तक बने रहे। स्वाभाविक है कि आप विश्वविद्यालय से बाहर हैं तो आपकी व्यस्तता अतिरिक्त है, क्योंकि विश्वविद्यालय में रह करके विश्वविद्यालय की व्यस्तता होती है। विश्वविद्यालय से बाहर जाने के बाद विश्वविद्यालय की व्यस्तता के साथ साथ बाहर की जो व्यस्तता रहती है वो स्वाभाविक है कि वो आपके साथ होती है। बावजूद इसके आपने समय निकाला और इस श्रृंखला में न सिर्फ रहे बल्कि एक सार्थक टिप्पणी के माध्यम से, जो अध्यक्षीय टिप्पणी आपकी होती है, वो विषय को और स्पष्ट करने के लिए
हम सबके लिए प्रकट होती है, हम सबके समक्ष। आपने अपनी इस अध्यक्षीय टिप्पणी के माध्यम से और जो प्रश्न कुछ श्रोताओं दर्शकों के आए थे उसको स्पष्ट करके आपने इस श्रृंखला को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया। मैं अपने तरफ से, अपने इस टीम की तरफ से माननीय कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी जो इस विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से मुझे जोड़ने का काम किया, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहा था, जुड़ नहीं पा रहा था। सूर्य प्रकाश पांडे जी ने जोड़ा, और न सिर्फ जोड़ा बल्कि आज इस श्रृंखला में आपको उपस्थित करके एक तरह से फलीभूत किया आपको। मैं सूर्य प्रकाश पांडे जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही बोधिसत्व बाबा साहब ज्ञान श्रृंखला के जो सभी श्रोता दर्शक हैं, दो देश दुनिया में बिखरे हुए हैं, जो अभी कुछ लाइव रहते हैं, बाद में लगातार जुड़े रहते हैं हमारे इस श्रृंखला के साथ, इस ज्ञान के साथ, मैं आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। इस श्रृंखला के संयोजन में हमारे कई मित्र, अरविंद कुमार जो तकनीकी सहयोग करते हैं, वो भी मुख्यालय से बाहर हैं, बावजूद वो लगातार सजग रहे, सतर्क रहे और इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से सब तक पहुंचाने का काम किया। उनके सहयोगी गुड्डू यादव और हमारे अन्य सहयोगी मिथिलेश राय, अरविंद, हेमंत दुबे, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे, तमाम मित्र जिनके सहयोग से ये श्रृंखला आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती है, आप तक निर्बाध गति से पहुंचती है। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, कोटिशः आभार। आप सभी का जीवन फलदायी हो, मंगलमय हो, इस कामना के साथ हम पुनः मिलेंगे। पुनश्च आभार।